स्थिति है तो नेपाल लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। 1,41,516 वर्ग किलोमीटर, जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। और ये भारत से लगा हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड से लगा है, उत्तर प्रदेश से लगा है और बिहार से लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल सटा हुआ देश है। और भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है और नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ लगभग है, और जिसका क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और बहुत ही छोटा देश है ये। और यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची है। ये भारत का मानचित्र है और भारत के पड़ोसी देश है। ये बांग्लादेश है जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, ये चाइना है और ये भूटान है, और ये नीचे श्रीलंका है। ये पड़ोसी देश हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है ये। तो सबसे ये बड़ा आकार जो है भारत का है। वैसे चीन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है, और ये छोटा है थोड़ा इससे। और चीन नेपाल लगा हुआ है, बिल्कुल भूटान से लगा हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो अभी जो यहाँ पर केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, और यहाँ से इनका पलायन हो चुका है, और ये 2024 में प्रधानमंत्री बने और इनको बहुमत मिला। और उसके बाद में अभी 4 सितंबर को इन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे इन पर बैन लगाया। लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इन पर बैन लगाया, और जिससे कि जो युवा थे जेड जनरेशन, जो जनरेशन जेड जिनको कहा जाता है, जिनका जन्म 1997 से और 2015 के बीच हुआ है, उनको कहा जाता है जेड जनरेशन। तो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया इसके खिलाफ, और आंदोलन इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ की पुलिस को वहाँ पर गोली चलानी पड़ी, जिसमें लगभग 19 लोग मारे गए, और उसके बाद और ज़्यादा उग्र हो गया। तो ये उसका कारण है, और ये वहाँ पर तख्ता पलट हो गया कह सकते हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में ज़्यादातर तख्ता पलट हो चुका है। पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो चुका है, अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हो चुका है, और श्रीलंका में भी तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में अभी हाल में ही तख्ता पलट हुआ, जहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, अब वो भारत आ गई हैं। अब यहाँ तख्ता पलट हुआ है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ये देश छोड़कर दुबई चले गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब वहाँ अंतरिम सरकार बनी है, और जो संभाल रही है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत भारी क्षति हुई है। वहाँ पर कई बिल्डिंगें जला दी गई हैं, संसद भवन जला दिया गया है, कई मंत्रियों को खूब ठोका पीटा गया है। तो ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, और भारत के लिए ये सीख है। और भारत के लिए ऐसा नहीं है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। भारत में अभी तक 15 अगस्त 1947 से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है किसी सरकार को तख्ता पलट हुई हो, लेकिन ना फ्यूचर में ऐसा होगा। और सीख ये लेनी है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल में जो स्थिति हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई किसी दूसरे देश का हाथ तो नहीं है। जैसे बांग्लादेश में अमेरिका का हाथ था, अफगानिस्तान में अमेरिका का हाथ था, और जो
नेपाल है इसमें या तो चीन का हाथ है या फिर अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका का हाथ हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर चीन का हाथ हुआ है तो भारत को बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हो सकता है नेपाल में, क्योंकि नेपाल में भी बौद्ध रहते हैं और चीन में भी बौद्धिस्ट हैं, और हो सकता है कि चीन ने ये करवाया हो, क्योंकि चीन ने कई यहाँ पर चीजें बनाई हैं, एयरपोर्ट वगैरह ये फ्री में बनवाया है। तो कोई भी देश दूसरे देश की मदद करता है तो कोई उसका अपना पर्सनल लाभ होता है, तब ये ऐसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो भारत है, इन्होंने अपनी जो सीमा है वो सब सील कर दी है। अब जो यहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। तो ये जो देश है नेपाल, ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है कि वहां पर जो है लोग उग्र हो गए हैं और उन लोगों ने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है। नेपाल जो है लगभग 20 साल पीछे हो गया, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इन लोगों ने करप्शन किया है। वहां के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वहां के वित्त मंत्री को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और वो उसके बाद नाला में कूद गए। उसके बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको पकड़ के खूब पिटाई उनकी करी है। वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री तो चले गए, लेकिन स्थिति ये है कि वहां ज्यादातर जो है बेरोजगार लोग थे जो सड़कों पर थे, और जो मंत्री थे, जो पूरा कैबिनेट था वो भ्रष्टाचार के उसमें संलग्न था, जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, बेरोजगार थी। ये कदम उनको उठाना पड़ा। हालांकि ये कदम जो उन्होंने उठाया है उन्हें खुद का नुकसान किया है। करोड़ों की प्रॉपर्टी वहां पर उन्होंने जलाई है और बहुत ज्यादा उन्होंने उपद्रव मचाया है। तो ऐसे हालात में नेपाल जो है और पीछे चला गया है। नेताओं की वजह से तो 10 ही साल पीछे था, लेकिन अब उनकी वजह से अब 20 साल पीछे हो गया। तो ये पूरा जो सिस्टम है अब बाद में निकल के आएगा किसका हाथ है, चीन का हाथ है या फिर अमेरिका का हाथ है। कुछ लोग इसको दोनों का हाथ समझ रहे हैं, ना चीन का भी समझ रहे हैं अमेरिका का भी, क्योंकि हाथ या तो चीन का होगा या अमेरिका, दोनों का हाथ इसमें नहीं हो सकता है। अब ये इतना छोटा सा देश, ये कभी का किसी का गुलाम नहीं रहा है, और आज यहाँ ऐसी स्थिति हो चुकी है क्योंकि अब जो है ये 2008 में ये गणराज्य बना है। यहाँ का संविधान जो है 2015 में तैयार हुआ, और ये राजशाही पहले चलती थी, यहाँ पर राजशाही को खत्म कर दिया गया है और ये गणराज्य को यहाँ पर लागू किया गया है। और यहाँ पर ज्यादातर आबादी जो है वो जो धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और कुछ बौद्ध भी हैं, और मुस्लिम जनसंख्या जो है मात्र 5 या 6% के समथिंग है। तो यहाँ पर जो हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी देश का भी हाथ हो सकता है। तो नेपाल छोटा सा देश है, भूटान भी छोटा है, बांग्लादेश भी छोटा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब छोटे देश। यहाँ में भी ऐसे ही हालात हुए थे, जो मंत्री लोग हाथ जोड़ रहे थे कि मंत्री का पद ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ भी ऐसे ही हालात हुए थे, जनता सड़कों पर थी, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लेकिन जब राजनेता ये समझते हैं कि लोकतंत्र नेता का, नेता के लिए, नेता द्वारा शासन है, तब स्थितियां गड़बड़ होती है, क्योंकि संख्या पब्लिक की ज्यादा होती है और नेताओं की संख्या कम होती है। तो इसलिए वो पूरा सिस्टम अपना चलाते हैं, तो उनको ईमानदारी से सिस्टम चलाना चाहिए, ना कि करप्ट होना चाहिए। तो ये उसका परिणाम निकला है कि यहाँ के मंत्री बहुत ज्यादा पीटे गए और प्रधानमंत्री यहाँ से चले गए, बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर गए। तो ये स्थिति वहां पर बनी हुई है अब भी। अब